MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद कई चीजें एक्सपोज हुई है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी आंतरिक सुरक्षा, एक्सपोज हुई है दिल्ली पुलिस, एक्सपोज हुआ है ये पूरा सिस्टम। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए हैं वो लोग जो खुद को देशभक्त दिखाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके बयान बार बार यह बता ही देते हैं कि आप देश के लिए नहीं बल्कि अपने वोट के लिए ज्यादा परेशान हैं। जी हां, वोट के लिए। इस पॉइंट पर जाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि यह केस कोई सामान्य केस नहीं है। इस केस के तार जैश से जुड़े जरूर हैं, लेकिन इन आतंकियों के हैंडलर तुर्की से लेकर अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। कहां फैले हुए हैं यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। इसमें सबसे ताजा खुलासा क्या हुआ है? सबसे ताजा खुलासा यह है कि एक उकासा नाम का हैंडलर था और उसके संपर्क में ये सारे के सारे आतंकी थे। ये जो उकासा है ये किसी का नाम नहीं बल्कि एक कोड नेम जैसा लग रहा है, ये सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है। और ये जो है वो सेशन ऐप के जरिए हैंडलर के संपर्क में जुड़े हुए थे सारे के सारे आतंकी। और इस हैंडलर की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान नहीं है। पहली जानकारी यह है कि इस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई गई है, तुर्की बताई गई है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि 2022 में ये जो उमर और मुजम्मिल हैं, उमर कौन? उमर वो जो बारूद की तरह खुद फट गया लाल किले के ठीक सामने, और मुजम्मिल वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और जिसके पास से वो 2900 किलो विस्फोटक मिला था। इन दोनों की मुलाकात अंकारा में हुई थी और उन हैंडलर के साथ हुई थी जो इनको हैंडल कर रहे थे। एक और गंभीरता इस केस की आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी जानकारी जुड़ रही है। एक शख्स था डॉक्टर आदिल और इस शख्स का भाई डॉक्टर मुजफ्फर राठर है। दोस्तों, डॉक्टर मुजफ्फर राठर के बारे में बड़ी अहम जानकारियां हमारे हाथ लगी हैं, रिपब्लिक के हाथ लगी हैं, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो आदिल है जिसको सहारनपुर से पकड़ा गया था, ये जो आदिल है जो जैशे मोहम्मद के पोस्टर वैली में चिपका रहा था, श्रीनगर में चिपका रहा था, उसका एक और भाई है, वो भी डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर मुजफ्फर। और अब इसको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि पुलिस ने अब इंटरपोल के साथ संपर्क साधा है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होनी चाहिए और इसको पूछताछ के लिए भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इसकी लोकेशन फिलहाल अफगानिस्तान में है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां से तार जोड़ने की कोशिश हो रही है, तार जुड़े वहीं से हैं, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन अलग अलग है। लोकेशन तुर्की है, अंकारा है, और लोकेशन अफगानिस्तान भी। अब जो मुख्य बात है वो ये कि मामले की गंभीरता सुलझेगी तभी जब इस मामले को लेकर यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसने ये हैंडल किया है। इसके पीछे स्पष्ट रूप से वो कौन लोग हैं, उन तक जांच एजेंसियों को पहुंचने में थोड़ा सा समय लगेगा भी और देना भी चाहिए। और इतने गंभीर मामले पर हो क्या रहा है, मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूं। हो ये रहा है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी तो नहीं कहूंगा, सबसे जो पुरानी पार्टी है, उस पर चलना चाहता हूं, क्योंकि जब सबसे गंभीर होना चाहिए तब मुझे लग रहा है कि वो पार्टी सबसे कंफ्यूज है। जब सबसे एक तरह से मुखर होकर सत्ता से सवाल पूछना चाहिए तो ऐसा लग रहा है कि सवालों के शक्ल में वो मस्खरी करना चाहते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है। और इसके ऑल इंडिया कंफ्यूजन को मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये है हुसैन दलवाई, ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। हुसैन दलवाई ये कह रहे हैं कि चूंकि मुसलमान हैं इसलिए उन लोगों को पकड़ लिया गया, उनकी जिंदगी को खराब करने की साजिश है और जानबूझकर मुसलमानों को पकड़ा है। हुसैन दलवाई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात ये समझ लीजिए, ये पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि भाई मुसलमानों को फंसाना है इसलिए ये सारा केस कराया। इससे पहले आपको याद होगा कि कहा यह गया था कि जो चुनाव है उसको इफेक्ट करने के लिए बीजेपी ऐसा कराती रहती है। दूसरे नेता, बड़े लीडर, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, वो कह रहे हैं कि आतंकवादी एक नहीं दो तरह के होते हैं। एक आतंकी वो होते हैं जो विदेश से ट्रेन होकर आते हैं, पाकिस्तान से ट्रेन होकर आते हैं, और एक वो हैं जो घरेलू आतंकवादी हैं, यानी कि हमारे अपने लोग जो आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं। अब वो ये नया सवाल उठा रहे हैं कि हमें इस बात पर चिंता करनी पड़ेगी, हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि किन हालात में ये आतंकी बन रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये सारा मैटर अंदर का है, इसको अंदर ही समझ लेते हैं कि ये किस हालात में बन रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्यों ये पढ़े लिखे लोग आतंकी बन जा रहे हैं, इस पर हमारी चिंता होनी चाहिए, पी चिदम्बरम कह रहे हैं। यानी वो इसमें किसी विदेशी या किसी विदेशी ताकत या किसी देश का हाथ होने की तरफ जाएं, उससे पहले कह रहे हैं कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यह समझाने की कोशिश वो पहले भी करते रहे और फिर से कर रहे हैं। एक और नेता है सुप्रिया सुले, वो कह रहे हैं कि सरकार ने पाकिस्तान पर एक शब्द नहीं बोला। आपके पूर्व गृह मंत्री ने क्या कहा मैंने बताया, सीनियर लीडर हैं चिदम्बरम साहब, लेकिन सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला, इनकी चिंता इस बात की है। एक और प्रवक्ता है आलोक शर्मा, और आलोक शर्मा यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आतंकी हमला बताने में ही सरकार को 2 दिन क्यों लग गए, 2 दिन क्यों लग गए जरा बताइए। और ये सरकार ने तो कहा था कि कोई आतंकी हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और ये एक्ट ऑफ वॉर अब होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये बताइए। इनकी चिंता इस बात की है कि जांच हो ना हो, स्पष्टता हो ना हो, हमारे हाथ में सही कागज हो ना हो, लेकिन सीधे पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान कोई हमला करेगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। लेकिन अब जरा देखिए, एक और तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। ये कांग्रेस के लीडर तो नहीं है, लेकिन उनके साथ गठबंधन में कभी जरूर रहे सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, और ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये फोटोबाजी वाली सरकार है, इलाज नहीं करती। वो तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं, क्योंकि मरीज के नाम पर भी सियासत हो सकती है, इलाज के नाम पर भी सियासत हो सकती है, और मरीज की जो ड्रेस है उसको भी कॉस्ट्यूम बताया जा सकता है। ये पहली बार इस देश के लोगों ने देखा होगा। भाई मरीज है, किसी अच्छे अस्पताल में है, तो उसको इसी तरह की ड्रेस पहनाई जाती है ताकि किसी तरह का कोई इंफेक्शन ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो 2 फोटो डालकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेखा गुप्ता जब गई थी तब ये वाली कॉस्ट्यूम थी, प्रधानमंत्री गए हैं तो मरीज की कॉस्ट्यूम बदल गई। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हाथ में पहले प्लास्टर नहीं है, दूसरे हाथ में प्लास्टर है। अरे भाई, जब पहले मरीज जाता है कहीं घायल होकर तो पहले फर्स्ट एड होता है, और फर्स्ट एड के बाद फिर एक्सरे होता है, एक्सरे की रिपोर्ट के बाद फिर प्लास्टर बांधे जाते हैं या नहीं बांधे जाते हैं तो डॉक्टर तय करेंगे, या फिर यह भी तय करने के लिए नेताओं को लगा दिया जाए अस्पताल के अंदर। तो भाई आप इलाज क्यों नहीं करते, आप जाके वहां पे इलाज कीजिए, जो आपकी विंग के लोग हैं वो जाकर इलाज करें। यही सारे काम आप लोग उठा लीजिए, या फिर केवल सवाल उठाने के लिए ही सवाल उठाना है। दोस्तों, कई तरह की चीजें हैं, और इसलिए मैं आज दर्शकों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह है कि इस वक्त देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, पहले जांच हो या सीधी चढ़ाई कर दी जाए, सीधी जंग हो। सवाल यह भी है कि आखिर आतंकियों को निर्दोष क्यों बता रहे हैं, केवल वोट बैंक के लिए, और क्या यह आतंकी निर्दोष है और सिर्फ हमारे घर के अंदर, भारत के अंदर के हालात का दोष है? पी चिदम्बरम से यह सवाल भी पूछना चाहिए, और इसीलिए इन सवालों के आसपास मैं बहस की शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी मुसलमान को पकड़ने का, अगर आरोपी मिला नहीं तो मुसलमान को पकड़ने का उसको आरोपी करना ये गलत बात है। मुसलमान है इसलिए उसको सजा मत दो, धर्म मत उसका देखो, उसकी कार्रवाई क्या है वो देखो। जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। 50 घंटे बाद आखिरकार सरकार ने यह माना कि एक आतंकी हमला था, पर पाकिस्तान का नाम उस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी नहीं लिया गया।
तो क्या अब सरकार इसको एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर मानेगी? क्या अब दोबारा से पाकिस्तान से जिस तरह की बात इन्होंने मोदी जी ने वायदा किया था, क्या वो चीजें होंगी? और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त जगदीश शर्मा हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। हमारे साथ इस वक्त एनडी दुबे साहब जुड़ रहे हैं, जो एक्स डीआईजी हैं बीएसएफ के। और भी कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले जगदीश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये ऑल इंडिया कंफ्यूजन में क्यों है आप लोग? ये चुनाव के लिए कराया गया हमला है, ये मुसलमानों को टारगेट कराने के लिए, सुन तो लीजिए, ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कराया गया हमला है, या आपको लगता है कि कल ही पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें तभी मामले का सॉल्यूशन निकलेगा, या जांच के लिए थोड़ा सा धीरज रखेंगे? देखिए राम मोहन शर्मा जी, आपने कहा कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी जिसका आप नाम लेना भी ठीक नहीं समझते। मैंने कब कहा है? आपको बता दूं, कांग्रेस विचारधारा मैंने ये कहा कि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी नहीं कहूंगा। भारत के हर नागरिक के मन में है और देश विदेश तक ये विचारधारा फैली है। और दूसरी बात बता दूं, आपकी हिम्मत नहीं हुई प्रधानमंत्री से पूछने की, आपकी हिम्मत नहीं हुई गृह मंत्री से पूछने की। सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आपने सबका नाम ले दिया, आपने पूछा प्रधानमंत्री से ये लाल किले तक कैसे आगे? अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जनरल बख्शी बैठे, इनको पता है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान ने अटैक करा आतंकवादियों ने। तो अगली रणनीति सरकार की क्या होगी, हमें बताएंगे या हम चुपचाप यूं ही देखते रहेंगे अपने लोगों मरते हुए? भूटान जाना बहुत जरूरी था, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी से क्या आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान का हमला हुआ है, आप भूटान जा रहे हैं? कहीं ना कहीं सवाल आपको सत्ता पक्ष से गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लाल किला क्या है कि आप उतना ही सुनते हैं जितना आपके कान में, आतंकवादी कैसे आए, जितना आपके कान में किलो आरडीएक्स कैसे पकड़ा गया? पार्टी ने बोल रखा है कि आपको सुनना है। पक्ष से करिए। जगदीश शर्मा, एक बात को सुनिए, थोड़ा सा सुनिए और सुनने की आदत डालिए। मैंने पहली लाइन बोली थी कि इस पूरी वारदात ने हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है, दिल्ली पुलिस को एक्सपोज किया है। उस सिस्टम सरकार नहीं आती है क्या? सब आता है, लेकिन समस्या यह है कि आप में कान में उतने ही डाल के आते हैं जितना आपकी पार्टी ने आपको बोलकर भेजा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैंने ये कतई नहीं कहा कि कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी है, मैंने ये कहा कि सबसे बड़ी पार्टी नहीं कहूंगा, सबसे पुरानी पार्टी कहूंगा। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए प्लीज, सुन लीजिए। जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, कोई छिपकर, कोई घर के अंदर से। ये मैंने कहा है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं? ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं? ये हुसैन दलवाई क्या कह रहे हैं, बताएंगे आप? क्या यो तो धर्म की राजनीति कर रहे हो आप, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। तो ये हुसैन दलवाई को समझाइए कि मुझे समझाएंगे? ये जगदीश शर्मा हुसैन दलवाई को समझाओगे कि मुझको समझाओगे? कैसे आतंकवादी बने भी नहीं बने? सवाल बहुत है, जवाब देने पड़ेंगे। आपने क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं तो जवाब दो ना। ये मुसलमान है इसलिए उनको पकड़ लिया, उनकी जिंदगी खराब करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान है, जिनको पकड़ेंगे उनको पकड़ने नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लाल किले पर जिनको पकड़ेंगे उनको पकड़ने नहीं देंगे और फिर कहेंगे कि कार्रवाई गलत हो रही है, ठीक नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही। इतना बड़ा फेलियर। बिहार की एग्जिट पोल पर बात कर लेंगे, बिहार के चुनाव पर बात कर लेंगे। बिहार का चुनाव जरूरी है या देश के लोगों की सुरक्षा जरूरी है? कितने लोग हताहत हो गए हैं, सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। तो भाई जिन लोगों ने हताहत, सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना। आप पूछ रहे राहुल गांधी से, आप पूछ रहे चिदंबरम से, क्यों आपके हुसैन दलवाई ये ढूंढ रहे हैं कि भाई मुसलमानों की जिंदगी खराब करने के लिए ये काम कर रहे हैं? आप कुछ भी, जिन्होंने मार दिया उनको पकड़ने दो ना। अरे भाई एजेंसियों के हाथ बांधे क्या? कांग्रेस पार्टी को छोटी पार्टी बताया, एजेंसियों के हाथ बांधे क्या? लोगों के दिमाग में हाथ बांधे क्या? पूरे भारत में विचारधारा है। अरे जगदीश शर्मा, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं? आपके नेताओं के बयान आपसे डिफेंड नहीं हो रहे हैं और भाषण दे रहे हैं आप। ठीक बोल रहा हूं, ये भाषण देने का मंच नहीं है। ये आपके नेताओं ने क्या बोला? आपके पास डिफेंस है और प्रधानमंत्री, अरे डिफेंस है आपके पास, चलो पाकिस्तान की अरे डिफेंस है आपके पास। ऑपरेशन सिंदूर, एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान पे, एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान पे। आप बोलो ना, एक शब्द नहीं बोल सकते हुसैन दलवाई के बयान। मैंने बोला एक शब्द नहीं बोल सकते पी चिदंबरम के बयान। पी चिदंबरम कह रहे हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं कि वो अंदर वाले आतंकी बन रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान। पाकिस्तान था या नहीं? पाकिस्तान का हाथ है नहीं, बताइए पहले। अरे मैं जांच एजेंसी थोड़ी हूं जो बता दूंगा। चलिए प्रधानमंत्री जगदीश शर्मा, आपको यही नहीं पता क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि केस कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि हैंडलर कहां बैठे हैं। आपको केवल कोरी सियासत करनी है तो करते रहिए,
मैंने कहा कि हुसैन दलवाई के बयान पे 2 शब्द बोलिए। बोलिए। अरे भाई हुसैन की बोलने, वो सत्ता में नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं। गृह मंत्री की, कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रधानमंत्री की और मीडिया की है। कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? अरे हमारी है। अच्छा, हुसैन दलवाई की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जगदीश शर्मा की जिम्मेदारी पत्रकार की है, जो हमारी है। ये देश के लोगों को, ये देश के लोगों को अपनी तरह समझना छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी, ये क्लियर करिए। हाँ, क्लियर करिए, मैं क्लियर करवाता हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं, उनके पास मैं चलता हूं। जीडी बख्शी साहब, बड़े उतावले हो रहे हैं कांग्रेस के लोग कि ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं कर देते, ये जंग क्यों नहीं छेड़ देते, तो क्या तुरंत छेड़ देनी चाहिए? आप जरा बताइए, समझाइए हम लोगों को। जंग तो छिड़ेगी साहब, ठीक है ना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारे आर्मी चीफ ने, सब ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि साहब नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे हैरानी है कि इतने क्लियर वार्निंग के पश्चात पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना आसिफ मुनीर, उसने ये हिमाकत करी है। अब इसकी पलटवार उसे झेलना ही होगा। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये मेरा ख्याल आप सरकार पे छोड़ दें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा जी, क्योंकि लड़ाई इतनी आसानी से नहीं की जाती, चवन्नी पे लड़ाई नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान ने हादसा किया है और इसके तार अब पाकिस्तान से जुड़ गए। लेकिन बख्शी साफ खबर आ गई ये है पी कि चिदम्बरम जी को आप कई दिनों से, एक मिनट मैं खत्म कर लूं। जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो मुजम्मिल है और उसका दूसरा साथी, ये दोनों तुर्की गए थे और उकासा अपने पाकिस्तानी हैंडलर से मिले थे। इसका मतलब पाकिस्तान तक तार बिल्कुल साफ पहुंच चुके हैं। जैसे मोहम्मद बड़ा बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब उसका मरकज़े सुभान अल्लाह के पर खच्चे उड़ा दिए गए थे और कोई आधा जो है परिवार खत्म हो गया था मौलाना मसूद अजहर का, ठीक है, वो बड़े उतावले हो रहे थे और उन्होंने ये हिमाकत करी है। इसका उनको सही जवाब मिलेगा, उपयुक्त जवाब मिलेगा और इसके लिए तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप उतावलापन दिखा रहे हैं युद्ध के लिए, ये लेकिन उतावलापन अगर आपने 26/11 के बाद भी दिखाया होता तो आपका ज्यादा नैतिक हक होता कि जल्दी करो बोलने के लिए। थैंक यू। ठीक है, बस मैं एक चीज समझना चाह रहा था जीडी बख्शी साहब, एक छोटा सा पॉइंट। ये जो अंदर की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ विदेशी होते हैं, कुछ अंदर के आतंकी होते हैं, कुछ जो हालात हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो टेररिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्या ये वक्त है पी चिदम्बरम की बात पर ध्यान देने का? नहीं, देखिए साहब, ये कोई नई बात है क्या? जब वो थे होम मिनिस्टर तब इंडियन मुजाहिदीन ने कोई 15 साल लगातार धमाके पे धमाके किए थे जी, एक के बाद एक धमाके किए थे। क्या वो इंजीनियर नहीं था भटकत? क्या वो आईटी सेक्टर में नहीं पढ़ के अच्छी कमाई, अच्छी नौकरियां कर रहे थे तब भी? मतलब इससे ये साफ जाहिर है कि ये कहना कि साहब इस सारे फसाद की जड़, टेररिज्म की जड़ गरीबी है, भूखमरी है, ये है वो है, ये बिल्कुल महज बकवास है। पढ़े लिखे डॉक्टर 6 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है। इनके माँ बाप ने इतने पैसे खर्चे किए बेचारों को पढ़ाने के लिए, उसके बाद मुफ्त की इनकी एजुकेशन की गई भारत के कॉलेजों में, यहाँ पे दिल्ली के कॉलेजों में। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद किया क्या जी? उसके बाद उठा के एक डॉक्टर जो जान बचाता है वो आके जान लेना शुरू कर रहा है। बिल्कुल, वो 3 टन यहाँ पे एक्सप्लोजिव संभाल लिया, ठीक है, और अगर ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हो जाता हजारों लोग मारे जाते। ठीक, ये डॉक्टरों के काम है। बिल्कुल, मैं हाजिर खान को इसमें इन कराना चाहता हूं। हाजिर खान, मुझे जरा बताइए, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि भाई हमारे हालात ऐसे हैं
और हमारे हालात पे हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि विदेशी आतंक पे। हमारे अंदर के जो आतंकी बन रहे हैं उन पे बात करनी चाहिए और उन हालात पे बात करनी चाहिए कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों आतंक की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सही टाइमिंग है? और राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि ये घटना लाल किले पे जो घटी गई वो देश, मैं आ रहा हूं बख्शी साहब, आपके पास आ रहा हूं। हाजिर खान को हम सुन रहे हैं जरा जी। देश के खिलाफ है, चाहे वो डॉक्टर करे, कोई इंजीनियर करे, हिंदुस्तानी करे या बाहर का कोई आदमी करे। हमारे मुल्क की सरहदों को पार कर कर कोई भी आके इस देश में घटना करेगा वो गलत है, आतंकवादी है। हम ये कहते हैं कि अब तक देवेंद्र नाम का जो आदमी इसने गाड़ी खरीदी थी, किसकी गाड़ी खरीदी थी? ये जिसके पास पहले थी मोहम्मद की, अच्छा, उससे लेकर जो गाड़ी खरीदी उसका देवेंद्र का तस्करा नहीं हो रहा। देश को हम सच बात दिखाएं। अगर जो आतंकवादी उमर और तारिक ने खड़ी हो, एक मिनट किसी बात बताएं, ये उमर और तारिक ने गाड़ी किससे खरीदी? वो कार डीलर से खरीदी जिसको बेची गई थी या देवेंद्र से खरीदी? देवेंद्र को बेची गई थी। किसने बेची देवेंद्र को? खालिद ने और इन्होंने। किसने? खालिद। गाड़ी नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मुझे बताइए, सिलसिलेवार बताइए। अगर आपकी बात में दम होगा तो मैं दिखाऊंगा। आप रिपब्लिक भारत पर मुझे सिलसिला बताइए। मैं कह रहा हूं गाड़ी 3-4 जगह बिकी। हाँ, कहां बिकी? आरसी नहीं चेंज हुई। कहां जिम्मेदारी देख, जिसके पास लास्ट आई उसकी जिम्मेदारी बनेगी। इस आदमी ने भी लास्ट ली है, आदमी ने भेज दी, मैंने आपको भेज दिया, आपने आगे। लास्ट कौन था? जो भी आदमी है, नहीं कौन था, जो भी कौन है, पुलिस करेगी ना। अरे जो भी कौन है भाई, आप बताइए ना। अब आपको देवेंद्र याद क्यों आया फिर? देवेंद्र, अगर आप पुलिस नहीं है तो आप देवेंद्र क्यों बीच में ला रहे हैं? तो आखिरी आदमी किसने गाड़ी खरीदी? यही पॉइंट है आसिफ खान, यही पॉइंट है जिससे बचने की आप कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर आसिफ खान, यही पॉइंट है जिससे आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आखिरी गाड़ी जिस मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं ना आपको पता ही नहीं है कौन है इनका। मैं बता रहा हूं आपको, मरने वाले मुसलमानों का में तस्करा नहीं किया। अरे भाई, सबका तस्करा किया, सबका तस्करा किया, सबकी जानकारी। अरे आपको देवेंद्र से दिक्कत है ना? अरे आपको देवेंद्र से दिक्कत है, मैं बता रहा हूं ना। उसको पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें कड़ी सी सजा दे। लेकिन आपने अब तक घायलों को, मरने वालों की तादाद नहीं बताई। कौन है वो मरने वाले? अरे भाई हाजिर खान, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। हाजिर खान, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं। आंख नहीं बंद कर रहा, आंख खुलवा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक घायल की डिटेल, एक एक मृतक की डिटेल, हर एक शख्स का नाम चला है इस स्क्रीन पर। जिसकी कितने मुसलमानों की, अब इसमें भी मुस्लिम जोड़ेंगे आप। रैंडम भीड़ में बम फटेगा, उसमें कितने मुस्लिम मरे, कितने हिंदू मरे, उसको भी ढूंढेंगे। नहीं कर रहा। और क्या ढूंढ रहे हैं? मुसलमान। और क्या ढूंढ रहे हैं? एक देश का और आतंकवादी कितने मुसलमान थे? नागरिक के मरने वाले आतंकवादियों कितने मुसलमान? विनोद बंसल, चाहे कौन है, विनोद बंसल को इन कराना चाहता हूं। जफर इस्लाम भी हमारे साथ आ गए, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा सवालों के साथ। लेकिन विनोद बंसल, ये की सलाखों में देवेंद्र का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सारे नाम ले रहे हैं आप लोग, बताइए विनोद बंसल। राम जी, देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो अभी इस समय डिबेट में डिस्कस करनी चाहिए। कि ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पहली बार पकड़े गए, अभी यही सामने आया, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म की अगर आप बात करोगे तो बगदादी, ओसामा और ये जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 स्वास्थ्यकर्मी पकड़े गए थे, आपको याद है ना? लंका के अंदर तो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था जिसने कि ये जिहाद के नाम पर अनेक गैर मुसलमान लड़कियों को, महिलाओं को जो बांध्याकरण के इंजेक्शन लगाए थे। आपको याद है कितना बड़ा कांड हुआ था वहां पर। और ऐसे जो है ना, भारत के अंदर चाहे डॉक्टर पकड़े अभी गए होंगे, लेकिन इससे पहले भी साइंटिस्ट हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, ये कितनी जगह पड़ गए। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो डॉक्टर जिसको जान बचाने के लिए तैयार किया जाता है और वो जान लेने के कैसे उतारू हो जाता है, आखिरकार कौन सी चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि हालात जिम्मेदार करना पड़ेगा ना। आप लोगों ने हालात बनाए हुए हैं ऐसे। आखिरकार ये पी चिदम्बरम सुनिए तो, हाँ नहीं, हमने क्या हालात बना दिए मुझे बताइए। देखिए, ये जो अभी तक ये कहते थे कि सिर्फ गरीबी और मुफलिसी में जीने वाला व्यक्ति ही आतंकवादी बनता है, काम खत्म हो गया। अब वो एजेंडा खत्म हो गया इनका। कहते हैं कि जो अनपढ़ गमार होता है वही आतंकवादी बनता है। अब तो डॉक्टर भी बनने लग गए जी। आप मुझे बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि जिनको नौकरी नहीं मिलती वो आतंकवादी बनता है, क्या फायदा है? जो रोजगार परिवार को बनता है,
कि देश में आतंकवाद फैलाए? क्या फवायद हो रहा है उसको? एक 4 लाख की नौकरी करने वाला, उसे क्या हासिल हो रहा है इसकी मौत के मौत मरने में? आप यही तो सवाल है आसिफ खान, इस सवाल को इधर उधर नहीं जाने देंगे। अच्छा बताइए मुझे, आप मुझे ये बताओ ना, एक मिनट, बड़ा अच्छा पॉइंट का है, एक मिनट रुक जाओ आसिफ खान, जरा मुझे बताओ क्या फायदा है? अरे विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए, मेरे कहने पे 1 मिनट रुक जाइए। ये पॉइंट बड़ा वैलिड का है। जो आदमी 4 लाख कमा रहा है उसको धमाका करके क्या हासिल हुआ? जो आदमी 4 लाख कमा रहा है, क्या हासिल हो रहा है? कमा रहा है, देश में 6 डॉक्टर हासिल हो रहा है इनको, और ये क्या हासिल हो रहा है? ये तो समझा हो रहा है, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, क्या हासिल हो रहा है? ये डिबेट है। हासिल हो रहा है, उसको हासिल हो रहा है, बेहतर हुए हैं, उसको हासिल हो रही है कुरान की आयतें, कुछ नहीं हो रही, उसको हासिल हो रही है। देश में नफरत फैला रहे, ये नफरतों के बीच आपने बोए, देश के अंदर नफरतों के बीच हासिल हो रही है। आखिरकार देश को जोड़ने की बात काफिरों को खत्म करने आतंकवादी मैं चाहता हूं जफर इस्लाम देशभक्त बताते हैं कातिल को। जफर इस्लाम, नफरतों के बीज आपने बोए, मैं मान लिया, चलिए आपका निशाना बीजेपी की तरफ है, आरएसएस की तरफ है, थोड़ा बहुत आसिफ खान की मैं बात मान लेता हूं। तो ये कौन नफरत के बीज बो रहा था जो 2008 में एक साथ ताज होटल के अंदर घुसकर वो पूरे की पूरी आतंकवादियों की फौज घुस जाती है और बच्चे को जान ले लेती? वो कौन नफरत के बीज बो रहा था? और वो कौन सी नफरत थी जिसकी बिना पर ये आतंकवाद खड़ा हो गया? इन डॉक्टर से, अरे किससे जोड़ रहे हैं भाई? किससे जोड़ रहे हैं? इनकी आतंकवाद नहीं और क्या है? 4 लाख रुपए कमा रहे, 4 लाख रुपए कमा रहे। यासीन भटकल कौन था? यासीन भटकल यहाँ नहीं रहता था। आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ये खान जैसे लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं। क्या पाकिस्तान भाई? कौन सी कश्मीर की आजादी करते हैं? मुंबई में कश्मीर की आजादी वालों को क्या? मुंबई में कश्मीर की आजादी, मुंबई में कश्मीर की आजादी, इस आतंकवाद से क्या हासिल? मुंबई में कश्मीर की आजादी, वाराणसी में कश्मीर की आजादी। जफर इस्लाम को इनकर इसको अफरा तफरी की तरफ जफर इस्लाम साहब, अफरा तफरी की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। मुझे मुमताज आलम रिजवी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जफर इस्लाम, सवाल आपसे विपक्ष के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ वॉर आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, 2 चीजें इसमें यहां कहूंगा। पहली बात कि ये हमारी सरकार है, पिछले 11 साल का इतिहास उठा के देख ले कि इस सारे मॉड्यूल को बस्ट करने का काम हमने किया है। और इसलिए इस बार भी जो हुआ है, हमने वहां पर भारी तादाद में असलहा पकड़ा था, बम बारूद पकड़ा था फरीदाबाद में, और उसमें से भागने में ये सफल हुआ वहां से या जैसे भी, लेकिन उसके भागने के कारण और अचानक ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन हकीकत है कि इसके पीछे जो है हमारी एजेंसीज काम कर रही है और एजेंसीज इस तरह के मॉड्यूल को बस्ट कर रही है। इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो है पाकिस्तान, तो आपको पता ही है, जो हमारा कट्टर दुश्मन है, आतंकवादी मुल्क, जो आतंकवाद फैलाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, आतंकवादी फैक्ट्री है वो, और साथ में उसके हैंडलर स्लीपर सेल जो हमारे देश में है। ये स्लीपर सेल ही तो है जो इस तरह की हरकत करते हैं। इसको कौन सराहेगा? कौन इनको किसी तरह के भी राहत देने वाला है? कौन इनके हित में बात करेगा? जो लोग बम बारूद और असलहा रखते हैं, वो चाहे डॉक्टर की डिग्री हो, चाहे इंजीनियर की डिग्री हो, चाहे दुनिया की कोई डिग्री हो, वो इस लायक नहीं है, उसको इंसान नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कि इंसान और जानवर में जो फर्क होता है वो उनमें है, इसलिए कि हैवानियत उन पर सवार है। और ये हैवानियत कहां से आई भाई? आप 2008 में जब हुआ उस वक्त क्या हमारी सरकार थी? हमारी सरकार थी क्या? है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस तरह का हादसा जो हुआ, वो टेररिस्ट एक्ट हुआ, टेररिस्ट एक्ट हुआ, वो उसके लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि हमने उनको सबक सिखाने का काम किया। हमने उन आतंकवादियों के घर में घुस के मारा है। क्या इन लोगों ने कोई हिम्मत की थी? नहीं की थी। क्यों? इसलिए ये हिमायती लोग हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी और ऐसे जो लोग हैं वो हिमायती लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका। और ये चिदम्बरम ने भी जो कहीं ना कहीं चिदम्बरम ने भी जो कहा है वो इस बार ने कहा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये ठीक है। आपको जगदीश शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए चिदम्बरम ने भी ये बात सपोर्ट कर रहे हैं आतंकवादियों को, आतंकवाद को, पाकिस्तान के उस संगठन को जो आतंकवाद फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री बाहुबली हो, गृह मंत्री मजबूत हो, अजीत डोभाल जैसा अफसर हो, सवाल यह है कि ये फरीदाबाद से लाल किले तक आए कैसे? क्या ये आपका फेलियर नहीं है?
कहानी मत सुनाइए। लेकिन आप जैसे लोग जो स्लीपर फेल और जिम्मेदारी लीजिए, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए सरकार और सारी एजेंसी काम कर रही है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो गलत काम, जो इन लोगों का साथ देते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। कहानी मत सुनाइए, देश कहानी सुनना नहीं चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ देश कहानी सुनना नहीं चाहता है। इनकी जिम्मेदारी लेके सरकार फेल थी, जो लोग सरकार चुनाव में बिजी थी, सरकार वोट चोरी में बिजी थी, इसलिए वो कर ये लोग आगे देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री उन लोगों को बख्शेंगे नहीं, उनकी छानबीन चल रही है। छेड़ दिया, कहना चाहता हूँ छेड़ दिया के बयान से प्रधानमंत्री की नाक के नीचे बम फोड़ा है जी, कि चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के घर के पास बम फोड़ा है, ऐसे लोगों लाल किले पर बम फोड़ा है। जिम्मेदारी लीजिए, चिदम्बरम का आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हम आपके साथ क्या कारण है कि आप पाकिस्तान को कहीं न कहीं सलाह देने का काम करते हैं, पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, आप प्रोटेक्शन में खड़े होते हैं, और इसलिए आज पाकिस्तान की हिम्मत घटना कभी होती है तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं एक चीज तो ये अच्छी हुई है पिछले कुछ दिनों में, जो मुझे लग रहा है कि दर्शकों को बतानी चाहिए और दर्शकों को शायद समझ में सीधा सीधा भी आ रहा होगा कि पहले जो कहा जाता था कि हर चीज के लिए पाकिस्तान पे बात मत डालो। एक मिनट जगदीश शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। पहले जो कहा जाता था कि हर चीज पाकिस्तान के ऊपर मत डालो, हर चीज पर पाकिस्तान के पीछे मत छिप जाओ। अब कम से कम विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोको, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो और पाकिस्तान के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं। भले ही वो तंज हो, वो लहजा कुछ भी हो, लेकिन कम से कम शब्द ये है कि पाकिस्तान से युद्ध करो। और ये जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के लीडर भी यहां पर कह रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है देश के लिए। इसके पीछे के वो मंतव्य और मकसद क्या अपने अंदर रखे हुए हैं वो बात अलग है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इन कराना चाहता हूं एनएनडी दुबे साहब को। मैं आ रहा हूं मंसल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। अरे रुक जाइए शर्मा जी रुक जाइए। मैं कहता हूं ये कांग्रेसी जो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं ना, वो बाद में बिलबिल आएंगे जब कांग्रेस जब पाकिस्तान पर हमला होगा तब लोग दिखा, अरे भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम लुटेरे हो। देखो इनके तेवर देखो। एक मिनट रुक जाइए। अपने ये आतंकवादियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। 5,000 से ज्यादा एक मिनट 58 शहीद हुए थे पूरे कश्मीर में। आज 10-12 साल में 5,058 अरे आपने कितनी बार हमला करा पाकिस्तान के ऊपर, बताओ ना, कांग्रेस बताए ना। जितने आतंकी हमले अभी हुए हैं उससे कई गुना हमले तो आप शासनकाल में हुए थे ना भाई साहब। रोजाना हमले होते थे और आपके गृह मंत्री बार-बार। अब मुझे एनएनडी दुबे साहब को बताना चाहता हूं मैं, आप दोनों को रोकते हुए। एनएनडी दुबे, हम देख रहे हैं, देखेंगे। राहुल गांधी जिम्मेदारी ले। एनएनडी दुबे, मुझे शर्म करो यार, राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप। मुझे किस राहुल की बात कर रहे हो यार, जिसके स्टेट को पाकिस्तान में इंटरनल हालात को। एक मिनट रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए। थोड़े काम की बात भी होने दीजिए, केवल आरोप प्रत्यारोप से बात बनेगी क्या? ये मामला कितना गंभीर है और क्या 2 दिन के अंदर ही, मुझसे कोई कह रहा था अभी कांग्रेस पार्टी का लीडर कि भाई 50 घंटे लगा दिए ये बताने में कि आतंकी हमला है। मैंने कहा कि भाई अगर आप 2 घंटे में डीएनए सैंपल माता का और आरोपी का अगर 2 घंटे में कोई जांच करा के रिपोर्ट दे दे तो 2 घंटे में भी तय हो जाता कि मरने वाला उमर है कि नहीं है। लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या इस मामले को लेकर गंभीरता जांच की दिशा में होनी चाहिए, या फिर ये जो तुरंत शुरू हो जाते हैं कि भाई चढ़ाई क्यों नहीं कर देते, ये एक्ट ऑफ वॉर साबित कर दो, तुरंत मिसाइल दाग दो, ये काम तुरंत हो जाना चाहिए? ये देखिए बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि आपको पता है अभी हालिया अप्रैल और मई में जो भारत और पाकिस्तान के बीच इतना सीरियस स्टैंड ऑफ हुआ था। मैं आपको बता दूं, हर चीज की एक सेल्फ लाइफ होती है। एक गर्भ में बच्चा है, उसको भी 9 महीना लगता है अपना कंप्लीट जीवन का शुरुआत करने से पहले। जो ये जांच एजेंसीज हैं तमाम मुद्दों पे जब कड़ियां जोड़ती हैं, तो ये फोरेंसिक लैब हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इनक्रिप्टेड सिस्टम हो, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम। आप उस दिन देखिए मॉर्निंग में सवेरे फरीदाबाद में एक रिकवरी होती है, न्यूज ब्रेक होता है ऑल इंडिया में, और शाम के 6 बजे इस तरह का ब्लास्ट होता है। क्या ये उचित है कि ब्लास्ट होते ही यू जंप द गन विदाउट कंक्लूजन? आप कोई कैजुअल बात निकालिए, उस कैजुअल बात पे भी बहस होगी। एक इंटरनेशनल मुद्दा है, पूरे दुनिया में पता है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है जी। तो एक न्यूज का देखिए कि जितने लोग बोल रहे थे बड़े काशन के साथ बोल रहे थे
कि पहले जांच एजेंसियों को अपना क्लू लेके आने दीजिए, हम तब इस मुकाम पे पहुंचेंगे। हमने भी उस दिन ये बयान दिया था कि ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है, ये बैटरी का ब्लास्ट नहीं है, सीएनजी नहीं है, ये प्रॉपर टेरर अटैक है। लेकिन इन गार्डेड वर्ड्स हम बोल रहे थे कि इसके सबूत आने दीजिए, तो अचानक ऐसे कोई चीज को लेके जंप करना, एक निर्णय ले लेना, एक विचारधारा को प्रोपोगेट कर देना, मेरी समझ से इसमें एक मैच्योरिटी की आवश्यकता है। और इसमें बहुत सारी चीजें आप और हम तक भी नहीं पहुंची हैं, लेकिन एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं। वो क्या बोल देंगी? आपके एजिटेट करने से वो पब्लिक में आके बयान देने लगेंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने समय पर लाएंगे, एक एक बात वो समय पर आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान को इसका प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। जी, लेकिन इसको लेकर के मेरी समझ से ओवर रिएक्शन उचित नहीं है। ओवर रिएक्शन उचित नहीं, थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी चाहिए। अब मुमताज आलम रिजवी साहब, मुझे एक बात बताइए कि क्यों इस तरह का माहौल बनाया जाता है? मैंने हुसैन दलवाई के बयान का एक जिक्र किया, मैंने अबू आजमी के बयान को कल कोट किया था। ये क्या एक फैशन चल पड़ा है कि जांच एजेंसियों का उनका काम करने से पहले, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, अबू आजमी हो या फिर हुसैन दलवाई हो, ये चाहते हैं कि भाई चूंकि मुस्लिम है आरोपी, तो उससे ना आप पूछताछ कीजिए, ना उसके परिवार को इंटेरोगेट कीजिए, और इसको इसलिए आप लोग कर रहे हैं, वो ये भी नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम है इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इनको पकड़ रहे हैं, ये बेकसूरों से, पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। क्या ये तरीका होता है जब इतना सीरियस मैटर हो? तो बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। मैं दो बातें पहले कहूँगा। पहली बात तो ये कि जो बिहार के लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने ट्वीट पर एक बात कही है कि एक तरफ यहाँ पे स्ट्रांग रूम में कैमरे गायब किए जा रहे हैं, ट्रक में भर करके ईवीएम आ रही है, और दूसरी तरफ पूरे देश में इंटरनल सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात जो है इस तरीके से की जा रही, वो क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब यहाँ पे अभी बीजेपी के जो तर्जुमान हैं वो दें। दूसरी चीज़, ज़फ़र इस्लाम साहब बहुत तालीम याफ्ता इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और अफसोस इस बात का है कि उन्हें हुकूमत में होना चाहिए था, हुकूमत के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। वो हुकूमत के अंदर होते तो मेरे ख्याल से ये जब सब जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती, कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल किया जाता। ज़फ़र इस्लाम साहब जैसे हुकूमत में अभी जो मंत्री बने हुए हैं चंद लोग ही होंगे, इनके मुकाबिल कोई नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने तालीम याफ्ता आदमी को सरकार के बाहर बिठाया गया। अब मैं आऊँगा तीसरी बात पे, जो आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा, तो देखिए डॉक्टर अभी आए हैं, इससे पहले इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो लोग आते थे, कभी किसी गरीब का नाम नहीं आया है। आप अगर ये कोई गलत फहमी फैला रहा है तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इससे पहले भी जिन लोगों को इसमें रखा गया, क्योंकि जो दहशतगर्दी में शामिल होते हैं वो अरे अच्छी बात भी सुन लो, अरे एक मिनट सुन लो, वो बाकायदा फॉरेन का टूर करते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं, तो इसलिए उसमें गुर्बत का ही नहीं। और गरीब आदमी आपके साथ हासिक भाई बैठे, मैं पूछ रहे थे कि क्यों करते हैं, 4-4 लाख की सैलरी है। देखिए राम जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो बाहर जा सकते हैं, गरीब आदमी तो जा नहीं सकता, वो जाएगा तो किस बुनियाद पे जाएगा, कैसे उसे ले जाया जाएगा। तो इसलिए नंबर 4 और आखिरी बात, कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी कबूल पैसे खिला करके, आपने कहा था कि नोटबंदी करेंगे, ज़फ़र इस्लाम साहब बैठे बताएं, आपने कहा था कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आतंकवाद पे काबू पाया जाए। आपने कहा था 370 हम खत्म कर रहे हैं ताकि आतंकवाद पे काबू पाया जाए। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, ये लाल किला अटैक हो गया, ठीक है, मैं मुबारकबाद दूंगा। बताइए ना, 2900 किलोग्राम तमाम धमाका खेल पकड़ा है, वो काबिल मुबारकबाद है। लेकिन जहां चूक हुई है, चौकीदार से जहां चूक हुई है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। उसका जवाब अपोजिशन नहीं देगा, उसका जवाब मुमताज आलम रिजवी नहीं देंगे, उसका जवाब ज़फ़र इस्लाम देंगे, उनकी पार्टी और हुकूमत। ठीक है, ज़फ़र इस्लाम को जवाब ले लीजिए। ज़फ़र इस्लाम, एक मिनट, आ रहा हूं बंसल साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले ज़फ़र इस्लाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस्लाम साहब बोलिए। देखिए, जवाब अभी आप एक पूर्व डीजी बीआईएसएफ को सुन रहे थे, बीएसएफ को जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लेट्स नॉट जंप द गन। अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो अगर काम कर रही है,
ये आतंकवादी घटना हुई है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं। इसके सुराग आपको थोड़े बहुत मिले हैं, बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक साथ एकजुट होके जो है वो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। आ गई क्या? ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्ट आएगी तो सारी चीजें मिलेंगी। और आपकी सरकार, मुमताज भाई ऐसा बोल रहा हूँ कि आज की सरकार ये है कि जब उसको पुख्ता सबूत आने के बाद हम तो आपसे हाथ जोड़ करके मैं आपकी आपको ही जवाब हमें बड़ा ट्रस्ट है सरकार पे। आज की सरकार ये है सरकार पे भरोसा है, पूरे पुख्ता सबूत आने के बाद हमें पहलगाम की रिपोर्ट बता दीजिए। वो कोई किसी तरह की मरम्मत नहीं करती है। और इस बार भी जब अगर पूरे जैसे पहलगाम के दुश्मनों को पहलगाम के लिए जो जिम्मेदार थे उनको मौत के घाट उतारा, उसी तरह यहाँ पर भी जो जिम्मेदार होंगे पूरे पुख्ता सबूत आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए रिपोर्ट क्या है, कैसे वहां पे पहुंचे, मुझे वो चाहिए। मौत के घाट उतारा छोड़िए, वहां चूक कैसे हुई रिपोर्ट में बताइए। वहां पहलगाम में लोग कैसे पहुंच गए थे, पुलवामा में लोग कैसे पहुंच गए थे, दिल्ली में कैसे पहुंच गए थे, मौत के घाट उतार दिया, उसके लिए मुबारकबाद, साधुवाद आपको, जिंदाबाद आप। लेकिन यहाँ पहुंच गए थे वो बताइए ना। इमारत ही टेररिस्तान जहां से बना है, टेरर जहां से फैलता है, उस सारे टेररिस्तान के वो सारे ठिकाने को नष्ट किया, उसके बारे में चिंता कीजिए। सारे ठिकाने को नष्ट किया होता तो सारे ठिकाने को नष्ट किया और फिर उसके बारे में चर्चा कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। जो आतंकवादियों के घर उड़ा दिया, आतंकवादियों को उड़ा दिया, उसके बारे में चर्चा कीजिए। आप दौरे कर रहे हो, आपको चुनाव ज्यादा प्यारा है। यहाँ जीत ले चुनाव, वहाँ जीत ले पंचायत। 2008 की भी जिम्मेदारी हम ही निभा रहे हैं। 2008 की भी जिम्मेदारी हम ही निभा रहे हैं। 2008 के दुश्मनों को, 2008 के जो आतंकवाद जो हुआ था देश में हमारे, उसके भी जिम्मेदार लोगों को ठिकाने पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। शर्मा जी को तो बोलने का कोई हक नहीं है। आपके 2008 के जिम्मेदार जो लोग जिम्मेदार थे आतंकवाद के लिए, उनको ठिकाने लगाने का काम हम कर रहे हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया आपने? आपने तो सिर्फ हाथ डर के रखा और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के चक्कर में रहे। हमने अपने देश की सुरक्षा में कोई चूक हुई थी उस वक्त, उसका भी जिन लोगों जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उसको ठिकाने में लगाने का काम किया हमने। प्रधानमंत्री भूटान में मजे ले रहे, दुखी हो रहे हैं। अरे दुखी थे तो अरे भाई, प्रधानमंत्री वहीं से सारी सूचना दे रहे थे। प्रधानमंत्री आज ही जाके LNJP हॉस्पिटल में गए, प्रधानमंत्री ने वहीं से लोगों को बता दिया, इसके लोगों को बता दिया कि हमारा इरादा क्या है, हम किस तरह से साथ खिलवाड़ करवाने, लोगों को आतंकवाद फैलाने वाले। जगदीश जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी बारी नहीं है अभी मुमताज आलम रिजवी बोल रहे थे। अब मैं चाह रहा हूं कि विनोद बंसल जो अपनी बात कह रहे थे वो कंप्लीट करें। विनोद बंसल, प्रॉब्लम कहां है, असल जड़ कहां है? राम जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है कि अभी कांग्रेस के जो नेता प्रवक्ता बैठे हैं वो ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री वो भूटान में मजे ले रहे थे और फिर कहते दुख व्यक्त कर रहे थे। दोनों में क्या अंतर है? अंतर नहीं समझ में आता है इनको, लेकिन बात को गंभीरता को समझना चाहिए। देखिए, अभी तक जितने भी आप राजनीतिक चीचा लेदर आप करिए, मैं देखिए बीच में नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी क्या कर रही है ये बताने की सबको पता है। मुझे तो ये बताइए कि जगदीश शर्मा जी, एक मिनट पूछना पड़ेगा आपसे। एक मिनट जी, ना बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। बोलो भाई, गलती होगी है, हम छोड़ेंगे शर्मा जी, हम भी आपके साथ। देखिए, बात सुनेंगे नहीं, फिर कहेंगे कि देखिए मेरा माइक बंद कर दिया। अब जब बात सुनेंगे 20 सेकंड तो देंगे किसी को कि नहीं देंगे? 20 सेकंड बोलिए बंसल जी। राम जी, देखिए ये तो ऐसे पूछ रहे हैं मेरे से जैसे मैं ही सरकार का नेता हूं, मैं ही सरकार का मंत्री हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। अरे कम से कम समझना चाहिए, जनता की भावना को समझो ना। जगदीश जी, आप यहाँ आकर के चीखने चिल्लाने थोड़ी काम चल जाएगा। इतना गंभीर मामला है, मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष को मामला सरकार के विरुद्ध उठाना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए, विपक्ष का काम है कि सरकार की अगर मान लो कमियां दिख रही हैं तो उसको गिनाना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए सरकार ने जितने सारे आतंकवादियों को पकड़ा, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया, इतना सारा विस्फोटक और नई तरह का विस्फोटक, आप समझिए ना राम जी। इस बार जो विस्फोटक पकड़ा गया वो अपने आप में दुनिया का एक अजूबा है। आप देखिए कि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये भी विस्फोटक हो सकता है क्या।
ये हमारी छोटी एजेंसी को हमें गर्व है और सभी को गर्व होना चाहिए। देखो बिल बिला के और सरकार उनसे सवाल किया अपने चोर की दाढ़ी में तिनका। जिम्मेदारी बनती है देखिए मैं बोलता हूँ ये वैसे ही है जैसे सरकार की जिम्मेदारी है, न कांग्रेस पार्टी की है न भारतीय जनता पार्टी की है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे देश के लोगों को कैसे नुकसान हो गया, कैसे 31 लोग घायल हो गए, कैसे जो है 13 लोगों की जान चली गई, ये सरकार जवाब देगी, दूसरा कोई नहीं देगा। न मैं दूंगा, न राम मोहन शर्मा जी देंगे, न बंसल जी देंगे, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 3 प्रदेशों में जहाँ राष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लेकिन एक पॉइंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना आसिफ खान, मैं रोकना चाहता हूं एक मिनट, एक पॉइंट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। फिर आतंक के खिलाफ जब सख्ती से निपटते हैं तो फिर ये राग क्यों आ जाता है कि भाई निर्दोषों को पकड़ लिया है? अरे निर्दोषों को पकड़ लिया है, अरे ये माथे पे थोड़ी लिखा होगा किसी के ये दोषी है। भाई इंटरोगेशन करनी पड़ेगी कि नहीं? भाई इंटरोगेशन करनी पड़ेगी कि नहीं? उसको फंसा रहे तो वो उससे बड़ा फंसा रहे, कातिल क्या फंसा रहे? अरे ये किसने कह दिया फंसा रहे? आप पूछताछ करने जाएं तो आप कहते हैं कि आराम से पूछताछ करो। अरे कोई भैया बाबू चाचा ताऊ बोलने से कोई बताता है क्या? फिर वो विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं, फिर वो विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं। अरे लेके आ रहे हैं ना भाई, ये लेके नहीं आ रहे क्या? ये अबू आजमी क्या लाए, ये हुसैन दलवाई क्या लाए, मैं तो नाम लेकर बता रहा हूँ ना। ये उदित राज क्या लेके आए? गुनाह को नहीं फंसाना चाहिए। अरे तो क्या माथे पे लिखा है क्या? पूछताछ तो करनी पड़ेगी ना। आज के लिए सरकार अब ये बताइए, अगर 50 गाड़ियां चेक नहीं करेंगे तो 61 में 50 से 51 गाड़ी में जो है कुछ फंसा हुआ है या कुछ रखे हुए हैं तो कैसे पता चलेगा? सबको चेक करना चाहिए, सबकी चेकिंग होती है ना। वन साइडेड नहीं, टू साइड। कौन सी टू साइड? वो टू साइड नहीं, अब तक जितनी चेकिंग दिखा रहे हैं टीवी पे सब वन साइडेड दिखाई जा रही है। को देखिए नहीं राम मोहन शर्मा जी दिशा में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ एक बात, मैं आप सभी का शुक्रिया करते हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा के मामले में ना ए साइड ना बी साइड, कोई साइड लेने की जरूरत नहीं है। देश की साइड लेने की जरूरत है। जहां लगता है कि मामला सेंसिटिव है वहां सुरक्षा एजेंसियों के हाथ मजबूत करने की जरूरत है, तब जाकर हम पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगे। वरना ये एक हुआ है, न जाने कितनी ऐसी घटनाएं करने के लिए आतंकवादी बैठे हुए हैं। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH